हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चा। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जो कि हमारा सिलेबस से रिलेटेड था बच्चा। जो सेशन 2023 एंड 24 में सीबीएसई ने जो सिलेबस जो कैरिकुलम जारी किया है उसको मैंने आपको बच्चा समझाया था। तो मैंने वहाँ पर हर एक चैप्टर से किस किस एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है और उस एक्सरसाइज के किस किस एग्जाम्पल और क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बच्चा एक एक चीज़ें लिखकर जो है समझाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी भी है तो आपको न्यू एनसीईआरटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी एनसीईआरटी में जो भी मैंने एक्सरसाइज लिखाई हैं जो आपको नहीं करनी है ना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं वो मैंने आपको लिखाए थे, तो आप उनको एनसीईआरटी ओल्ड वाली में जाके क्रॉस का निशान लगा लीजिएगा। बाकी उनको छोड़ के जो भी बचता है वो सब हमको पढ़ना है और हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा हम साइड बुक से भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे बोर्ड एग्जाम की, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गया जो सीबीएसई रिकमेंड करता है कि आप लोग इन बुक्स को पढ़िए, यहाँ से हमारा एग्जाम पेपर आता है, तो हम उन बुक्स से भी आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको एनसीईआरटी कराएंगे। बिल्कुल जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पहले हम उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें हम जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, देन फॉर्मूला, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और बच्चों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा जिससे सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें बच्चा। ठीक है, और रेगुलर हमारी वीडियो को देखा करो बच्चों। ठीक है, लाइक और शेयर भी किया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले थोड़ा सा बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। ओके, यानी 12th का ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, एक्चुअली ये क्लास 11th में भी था, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में पढ़ा होगा मैथ्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, है ना, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से ना पढ़ा हो या ना ही पढ़ा हो। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको 11th का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, 2-3 डेफिनेशन है जैसे सेट, ओके, सबसेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनको समझाऊंगा, देन हम रिलेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से समझनी है और वीडियो को पूरा देखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो थोड़ा सा बात करेंगे 11th के बारे में, हल्का फुल्का, जितना जरूरत है सिर्फ उतना। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चा सेट। ठीक है, सेट थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो सबसे जो पहले आपको पता होना चाहिए सेट की नॉलेज आपको होना चाहिए रिलेशन पढ़ने के लिए बच्चा। ठीक है, तो सेट क्या होता है बच्चा, सेट क्या होता है आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने बच्चा पढ़ा होगा, आपको बताया होगा। सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, सेट इज व्हाट, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। यानी जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगी उनका एक जो कलेक्शन होगा, जो एक ग्रुप होगा, उसी को हम बोलते हैं बच्चा सेट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट यानी इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है बच्चा, तो सिंबल जो होता है या बोल सकते हैं नोटेशन। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन, वो क्या होगा बच्चा, तो कोई भी कैपिटल लेटर, एनी कैपिटल लेटर ए टू जेड, आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू जेड, बट होना चाहिए कैपिटल लेटर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं कि सेट कैसे हम लोग जो है बिल्डअप करते हैं, वो चीज़ समझिए आप। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छी से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। फाइनली सबको पहले आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द सेट, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। ओके, रिप्रेजेंट यानी नोटेशन ए टू जेड एनी कैपिटल लेटर। ओके, अब एग्जांपल की बात करेंगे तो जो बच्चा एग्जांपल होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक के जो नेचुरल नंबर हैं
उनका सेट हमको बिल्डअप करना है। तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपली मैंने आपको बताया जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो A to Z एनी कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, A ले लीजिए या V ले लीजिए या C समथिंग कुछ भी। ओके, तो मैंने एक A ले लिया, ठीक है। और मुझे 1 से लेके 10 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सेट बनाना है बच्चा, ठीक है। तो जब भी आप सेट बनाए तो आप क्या करेंगे, आप करली ब्रैकेट तो जानते ही होंगे, ठीक है। जो भी आपके नेचुरल नंबर हैं 1 से लेके 10 तक, उनको आप करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दीजिए, आपका सेट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 1 to 10 नेचुरल नंबर। यू नो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is natural number 1 to 10. Okay, you know natural number. Yes. So हमने कोई भी एक कैपिटल लेटर लिया, ठीक है, और करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट ही लेना है बच्चा, ठीक है। ये सेट के रूल्स होते हैं। वैसे आपको डीपली क्लास 11th में पढ़ाया होगा, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। जितना हमको यहाँ पर नीड है रिलेशन को पढ़ने के लिए क्लास 12th में, उतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा आपको डीपली तो आप क्लास 11th में पढ़ाया होगा। सो बच्चा, जो सेट है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और जब सेट को हम बिल्डअप करते हैं तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ये बच्चा रूल है सेट का लिखने का। ओके, तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर, और जो भी ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स हैं उनको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और उनके बीच में कॉमे का यूज करते हैं इनको डिस्कनेक्ट करने के लिए। इट मींस दैट कि इनको अलग अलग दिखाने के लिए बीच में किसका यूज करते हैं? कॉमे का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का सेट बनाना है या किन्हीं नंबर्स का सेट बिल्डअप करना है, तो आप उन नंबर्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए कॉमा लगा के, आपका सेट रेडी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करेंगे सेट को लिखने के जो मेथड होते हैं वो क्या हैं। तो बच्चा 2 मेथड होते हैं सेट को लिखने के। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, एंड सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो व्हाट इज टेबुलर फॉर्म एंड व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेट को जो लिखने के कॉन्सेप्ट होते हैं वो 2 होते हैं बच्चा। सबसे पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म। व्हाट? रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चा, रोस्टर फॉर्म। ये तो आपको क्लियर है ना। जैसे अगर आप और एग्जांपल बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल दूं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो आप यहां पर लिख दीजिए, जैसे इसको बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो बेटा वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं A-E-I-O-U। तो आप यहां पे वॉवेल्स को लिख दीजिए। ऑल वॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो ऑल वॉवेल्स को लिख दीजिए। वॉवेल यू नो ओनली 5 A-E-I-O-U। ओके, सो A-E-I-O-U, दिस इज सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ओके, वॉवेल्स को हमने करली ब्रैकेट के अंडर कॉमा लगा के लिख दिया, ये सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स हो गया। ओके, इस तरीके से आप लोग, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को तो आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये बच्चे इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ये जो अंदर हमने ऑब्जेक्ट या नंबर्स जो लिखे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बोल दो, या फिर इनको जो है आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। व्हाट? एलिमेंट, एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ओके, तो ये जो अंदर लिखे हुए हैं एलिमेंट, नंबर में तो आप जो है वो लिख दीजिए, बट जब भी अल्फाबेट में एलिमेंट आए, जैसे वॉवेल्स, तो वॉवेल्स तो अल्फाबेट है ना बेटा, तो इनको अगर आप लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं सेट के अंदर। आप ऐसा नहीं कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O, कैपिटल नो, आप इनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ओके, अब नंबर्स तो कैसे भी लिख दो, नंबर में तो कोई स्मॉल है कैपिटल होता नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप इनको स्मॉल में लिखेंगे, और इनको क्या बोलते हैं बच्चा? एलिमेंट्स। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा बच्चा। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चा सेट को लिखने के कॉन्सेप्ट, मेथड। तो 2 मेथड होते हैं सेट को लिखने के। एक होता है बच्चा रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किससे? टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ओके, 2 नेम है इसके, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब ये क्या होता है बच्चा? तो जब भी हमें सेट बिल्डअप करना हो
तो जिन भी एलिमेंट्स का हमको सेट बिल्डअप करना है तो उन एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है, सेम ऐसे। इसी मेथड को बोला जाता है बच्चा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, अंडरस्टैंड? रिपीट करता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिन भी एलिमेंट्स का हमको सेट बिल्डअप करना है उन एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, यानी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एक्चुअली ये टेबुलर फॉर्म के ही हैं, इट मींस सेट बिल्डर फॉर्म के ही हैं ये एग्जांपल्स। ठीक है, जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है किसी सेट को तो करली ब्रैकेट के अंदर सिंपली एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं, हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल देता हूं सेट बिल्डर फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक, 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जो भी इवन नंबर्स आते हैं उनका आपको सेट बिल्डअप करना है, उनका आपको सेट बनाना है। और किस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में लिखना है आपको, रोस्टर फॉर्म, इट मींस टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म मैंने अभी क्या बताया, करली ब्रैकेट के अंदर 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनको कॉमा लगा के लिख दीजिए, हो गया टेबुलर फॉर्म सेट, है ना। ओके, रोस्टर फॉर्म तो क्या बनाएंगे, सेट को किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आप सी ले लीजिए तो आप क्या लिखेंगे 1 से लेके 10 तक जो इवन नंबर्स होते हैं बेटा, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। ओके, सो अब यहाँ पे आप इवन नंबर्स लिखिए 1 to 10, तो इवन नंबर 1 तो होता नहीं है, इसके बाद आएगा 2 इवन नंबर होता है बिकॉज 2 इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 2। ओके, एंड 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा आपको, बच्चा समझ में आ रहा है ना। ओके, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर फिर भी हल्की सी मिस आपको लगता है कि कहीं से मुझे मिस हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए, रिपीट करके देखिए दोबारा से, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा रहा हूँ दोनों पर आपको फोकस करना होगा। ओके बच्चा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। सारी चीज़ें कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप सारी चीज़ें एकदम क्लियरली कर लेंगे अगर मेरे जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप समझ लेंगे तो बच्चा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं कहीं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा दूँ और आप वीडियो को स्किप कर दें। ओके, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट फॉर्म थी। दूसरी फॉर्म होती है बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट को लिखने का जो दूसरा फॉर्म है, दूसरा जो प्रोसेस है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें तो बेटा हम क्या करते थे, डायरेक्ट एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, बल्कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। इट मीन्स व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज व्हाट, प्रॉपर्टी वो होता है बेटा जिसकी वजह से ये एलिमेंट पहचाने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ये जो एलिमेंट किसकी वजह से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं बच्चा, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉवेल्स। व्हाट, वॉवेल्स। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है वॉवेल्स, हम इनको वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो चीज लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में, ना कि डायरेक्ट एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अंडरस्टैंड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल नंबर 1 to 10। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज इवन नंबर। तो हम इसको किस वजह से जान रहे हैं, उस वजह को, उस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। जैसे आप कहो सर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज मीन्स इसको हम किस नेम से जान रहे हैं वो लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको हम लिखेंगे
x such that x is natural number, is natural number. ठीक है, x such that x, it means that what, such that it means x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक नेचुरल है. x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 to 10. ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी. x इज वॉट, x इज नेचुरल नंबर. आप यहाँ x की जगह n भी ले सकते हैं, आप y भी ले सकते हैं, कोई भी एक आप वेरिएबल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, बट हमको ये भी शो करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट तक होते हैं. ठीक है, तो अब इन्फानाइट नेचुरल नंबर की तो बात हो नहीं रही है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक हो रही है. तो आप यहाँ पर ये कंडीशन में लिखेंगे जो x एक नेचुरल नंबर तो है, बट x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10. ये भी आपको लिखना पड़ेगा. समझ पा रहे हैं आप. इट मीन्स x की वैल्यू 1 से ग्रेटर बड़ी होगी और 1 के इक्वल भी होगी. इट मीन्स 1 को भी ले सकते हैं और 1 से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं. एंड x की वैल्यू 10 से स्मॉल यानी लेस देन होगी और 10 के इक्वल भी होगी, यानी 10 को भी ले सकते हैं और 10 से छोटी. इट मीन्स दैट वी कैन से कि x की वैल्यू 1 होगी और 1 से बड़ी, 10 होगी और 10 से छोटी होगी. ओके, तो वही नंबर्स हैं. देखो 1 और 1 से बड़े नंबर आ रहे हैं, 10 और 10 से छोटे नंबर आ रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि x एक नेचुरल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर भी कहाँ से लेके कहाँ तक, उसकी रेंज भी लिखनी पड़ेगी ना. बिकॉज नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट तक होते हैं, तो इन्फानाइट नेचुरल नंबर की तो बात यहाँ हो नहीं रही है, यहाँ ओनली 1 to 10 की हो रही है. तो आपको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा. तो इसी को बोलते हैं बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें हमने डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, बाय नेचुरल. सो हमने लिखा, उसी को लिखा, उसी प्रॉपर्टी को लिखा. सेम आप यहां लिखेंगे तो x दैट x वोवेल, x दैट x इज वोवेल, और वोवेल यू नो AEIOU सब जानते हैं. ओके, इसको आप लिखेंगे तो x दैट x इज इवन नंबर, और इवन नंबर भी कहां से कहां तक, 2 to 10, 2 से लेके 10 तक जो भी इवन नंबर्स आते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो लिख देंगे. आप समझ पा रहे हैं. इसको बोलते हैं बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म. इतना अगर आप समझ गए तो अब इसके बाद आएंगे अब हम सबसेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट. व्हाट इज सबसेट, सबसेट की बच्चा बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन. अब आएगी आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, सबसेट. व्हाट, सबसेट. अब ये सबसेट क्या होता है बच्चा, तो सबसेट को समझने के लिए आपके पास 2 सेट होने चाहिए. सेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, तो सबसेट हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमको पहले सेट पता हो, इसीलिए मैंने आपको सेट पहले ही बताया. अब बात करेंगे सबसेट की. अब सबसेट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा. ओके बच्चा, देखिए सबसेट क्या है. इफ वी हैव 2 सेट A एंड B, यानी यदि हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट A है एक सेट B है. इफ all element of set A in set B called subset of A. It means that what, मैंने कहा कि हमारे पास 2 सेट हैं A और B. If A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B के अंदर आ रहे हैं, तो A को बोलेंगे सबसेट ऑफ सेट B, यानी A जो होगा वो सबसेट होगा सेट B का. ओके, इसको मैं लिख देता हूं. If we have 2 set A and B, okay, then A is the subset of B, यानी A क्या होगा, B का सबसेट होगा. when all element of set A in set B. ओके, यानी इफ वी हैव 2 सेट A एंड B, यानी हमारे पास 2 सेट हैं A और B, देन A इज द सबसेट ऑफ B, यानी A B का सबसेट होगा. व्हेन, कब, जब A के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इन सेट B, यानी A के सभी एलिमेंट सेट B में हो. ओके, यानी A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर होने चाहिए,
यानी ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी से ही लिए गए हों, तो हम ए को बोलेंगे बी का सबसेट। ओके, यानी हमारे पास दो सेट ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव बी में हैं, ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंडर आ रहे हैं, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। सिंपल। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए सेट है हमारे पास और इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1 2 3। ओके, और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। ओके, ये दो सेट है मेरे पास। एक सेट ए हमने लेट कर लिया कोई भी, और एक सेट हमने बच्चा बी लेट कर लिया कोई भी। ओके, एक हमने ए सेट लेट कर लिया, एनी सेट ए एंड एनी सेट बी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने 1 2 3 ले लिए। ओके, और एक हमने सेट लेट कर लिया बी, इसके अंदर 1 2 3 4 ले लिए। अब आप डेफिनेशन को देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट होगा कब? जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंडर होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी बी के अंदर अवेलेबल हैं। चेक कर लीजिए आप, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 है तो, और एक्स्ट्रा भी हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं है एक्स्ट्रा है या नहीं, हमें सिर्फ फोकस ये करना है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट बी के अंदर होने चाहिए। सो वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। ओके, क्लियर है? तो अब इसका बात करें सिंबल क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल होता है बच्चा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दोनों ही सिंबल होते हैं। इन सिंबल का मीन्स क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। इस सिंबल का मतलब ये है बच्चा कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के इक्वल भी हो सकते हैं और बी से कम भी हो सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी के इक्वल नहीं होंगे, वो बी के से सिर्फ कम हो सकते हैं। यानी ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी से कम होंगे, और यहाँ ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी से कम भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, ये सिंबल का मीन्स है। तो सबसेट समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। एक बार फिर समझाता हूँ। इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी, इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी, यानी हमारे पास कोई दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो ए को पी का सबसेट कहेंगे व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, यानी ए के सभी अवयव, ए के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर हों। ओके बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे? ए को सबसेट बोलेंगे बच्चा बी का। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब आप बच्चा सबसेट समझ गए। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, वो होता है बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चा, देखिए मैंने कहा कि ए सबसेट होगा बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, यानी अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही बात रिलेशन में हमारे काम आएगी। यदि ए बी का सबसेट है तो ये श्योर है जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो बी से ही सिलेक्ट किए गए होंगे, बी से ही लिए गए होंगे। देख लीजिए, वरना जो एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं वो ऑलरेडी बी के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी से ही लिए गए हैं, बी से ही सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, बी से ही चूज किए गए हैं। इज दैट क्लियर? ए के अंदर अगर ए बी का सबसेट है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे लिए गए होंगे? जिसका ये सबसेट है। किसका सबसेट है? ए बी का, तो ये सभी एलिमेंट बी से ही लिए गए होंगे। ओके, जैसे मेरे पास दो सेट हैं, एक एम है और एक एन है, और एम सबसेट है एन का, तो एम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सेट एन से ही लिए गए होंगे। ये विशेष ध्यान रखना, अगर सेट बी से ना लिए जाएं तो वो फिर उसका सबसेट नहीं होगा। ओके, तो जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो सब सेट बी से ही लिए गए हैं, इसलिए हम ए को सबसेट बोल रहे हैं बी का। ओके बच्चा, क्लियर है? तो आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी सबसेट। इसके बाद लास्ट एक डेफिनेशन और बचती है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे रिलेशन पर बच्चा। ठीक है, तो एक और आप समझ लीजिए, थर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब बात करें बच्चा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम जो लिखते हैं वो ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ठीक है। किस लिखते हैं? ए क्रॉस बी से। इफ़ वी हैव एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, यानी हमारे पास कोई भी दो सेट हैं और वो नॉन एम्प्टी हैं, इट मीन्स वो एम्प्टी नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको ए क्रॉस बी से लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और वो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी ए के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं एंड बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम ए क्रॉस बी से लिखेंगे, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, ओके, और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर जो एलिमेंट ले लिए मैंने वो ले लिए 1, 2, 3, ओके। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ए क्रॉस बी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखिए इस तरीके से। तो हम किससे लिखेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी से लिखेंगे स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी से। और ये क्या है 1 और 2, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और 1, 2, 3 क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स हैं, ओके। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो ए क्रॉस बी लिख देंगे, पहले लिखेंगे आप ए के एलिमेंट्स 1, 2 एंड क्रॉस फिर बी के एलिमेंट 1, 2, 3, ठीक है। अब बच्चा सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? एक ऑर्डर में लिखेंगे। उसी को क्या बोलेंगे बच्चा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी हम पहले क्या करेंगे, सेट ए का जो पहला वाला एलिमेंट है 1, उसको सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर में लिखेंगे। समझ पा रहे हैं हम? जैसे 1 को लिखेंगे इस वाले 1 के साथ, तो 1, 1 इस तरीके से 1, 1। फिर इस वाले 1 को लिखेंगे अब 2 के साथ, तो क्या आएगा बेटा? 1, 2। अब 1 को लिखेंगे प्यारे 3 के साथ, तो क्या आएगा? 1, 3। यानी हमने सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर में लिखा, ओके। सेम अब जो सेकंड एलिमेंट है सेट ए का उसको लिखेंगे सेम इसी टाइप से, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो 2 को लिखेंगे 1 के साथ, तो 2, 1, फिर 2 को 2 के साथ, तो 2, 2, फिर 2 को 3 के साथ, तो 2, 3, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक मैंने ऑर्डर में लिख दिया, इस तरीके से लिखना होता है। यही है बच्चा ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो अंदर ये जो ऑर्डर बना इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर क्या थे? ये 1 और 2, यहां पर 1 और 2 एलिमेंट थे, और इधर 1, 2 एंड 3 क्या थे स्टूडेंट? 1, 2, 3 जो यहाँ पर भी एलिमेंट थे। बट जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, तो कैसे निकाला? ए का जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर में लिखा। कैसे? देखो, पहले 1 को लिखेंगे इन तीनों एलिमेंट के साथ, तो 1, 1, फिर 1 को 2 के साथ, तो 1, 2, 1 को 3 के साथ, तो 1, 3। सेम 2 को 1 के साथ, तो 2, 1, 2 को 2 के साथ, तो 2, 2 एंड 2 को 3 के साथ 2, 3। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये जो अंदर बने इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ये अब एलिमेंट नहीं है, ये बन जाएंगे अब ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज इसको एक ऑर्डर में लिखा गया है। और पेयर मीन्स 2 एलिमेंट का एक पेयर है ये, ठीक है। यहां भी देखो एक ऑर्डर लिखा गया है। ऑर्डर इसमें एक्चुअली ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि मैंने 1, 2 लिखा, अगर इसी को आप 2, 1 लिख देंगे तो ये अलग हो जाएगा। 2, 1 अलग है
और 1,2 अलग है। इट मीन्स ऑर्डर चेंज करने से ये बदल गए, उसका मीन्स अलग हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचना 1,2 लिख दो या 2,1 लिख दो, एक ही बात है, नहीं, ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहले 1 आ रहा है और अब इसमें पहले 2 आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ओके बच्चा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। आप किसी भी सेट का कार्टेशियन किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 सेट्स तो होने चाहिए। अगर आपके पास 3 सेट हैं तो आप उनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो मोटिव था समझाना, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई थिंक ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इफ वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, इट मीन्स कि हमारे पास 2 सेट हैं नॉन एम्प्टी ए एंड बी, ठीक है, और उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको ए क्रॉस बी से लिखा जाएगा। ओके, तो अगर हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट ये ले लिए, एक सेट बी ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट ये है, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो किसको लिखेंगे, ए क्रॉस बी से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ए के एवरी एलिमेंट को बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक खास ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, जब लिख जाएं वही क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने 1 को लिखा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 2 को लिखा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, बस। अगर और एलिमेंट होते तो और को भी लिखते। जब सब लिख जाएं तो उसी को बोलेंगे बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब इसके बाद हम आएंगे बच्चा रिलेशन पर। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो अब आप रिलेशन समझ सकते हैं, बिकॉज रिलेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो सबसेट या सेट उन्हीं से जाके बिल्डअप हुई है। ओके, तो ये बेसिक था बच्चा क्लास 11th का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th का रिलेशन स्टार्ट करूंगा बिल्कुल 0 लेवल से, तो कहीं जाइएगा मत। शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड होगी बच्चा इवनिंग टाइम में, ठीक है। टाइम भी हम लोग अभी सेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो आपको भेजें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए बच्चा, ठीक है। और इस यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अभी, अगर जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो यार अभी शेयर करिए और अभी लाइक कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ओके बच्चा, बाय बाय स्टूडेंट्स।